स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चुनाव आयोग की तरफ से जब बिहार चुनाव में एसआईआर कराने का फैसला लिया गया, उसके बाद से ही समूचे विपक्ष ने विरोध करना शुरू कर दिया था। बिहार में जब एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आई तो तकरीबन 50 लाख के आसपास मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए। बिहार चुनाव के दौरान ही पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी दंगल छिड़ा रहा, लेकिन इसी हंगामे और शोर शराबे के बीच बिहार का विधानसभा चुनाव निपट गया। बिहार में इंडिया गठबंधन की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि एसआईआर विपक्ष के खिलाफ एक साजिश है और इसी के जरिए भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट चुनाव आयोग के साथ मिलकर दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के वोट कटवाना चाहता है। इंडिया गठबंधन ने पहले ही आशंका जताई थी कि एसआईआर का मतलब भाजपा को चुनावी लाभ पहुंचाना है और जब नतीजे आए तो इंडिया गठबंधन बिहार में पूरी तरह से धड़ाम हो गया। बिहार की जनता ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और एनडीए को पूर्ण बहुमत देकर बिहार की सत्ता भी सौंप दी। लेकिन विपक्ष ने एसआईआर का विरोध करना बंद नहीं किया। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी एसआईआर को बिहार के बाद देश के कई राज्यों में कराने का फैसला लिया। चुनाव आयोग की तरफ से बिहार से सटे यूपी के साथ साथ पश्चिम बंगाल समेत 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर करवाया गया। अब एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा विरोध यूपी और पश्चिम बंगाल में हो रहा है। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं और यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं। यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने एसआईआर को पीडीए के खिलाफ एक साजिश बताया है। कांग्रेस भी एसआईआर का लगातार विरोध कर रही है। यूपी में एसआईआर के बाद जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है उसमें 2,89,00,000 यानी कि करीब 3 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में वोटरों के नाम कटने से यूपी में सियासी कोहराम मचा हुआ है। तो आइए सबसे पहले कुछ बयान आपको सुनाते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि क्या एसआईआर के लिए फायदेमंद भी चीजें नजर आ रही हैं और क्या एसआईआर की वजह से नुकसानदेह है। हम सब कार्यकर्ताओं से अपील भी करते हैं और हम सब उसके बीच में भी जा रहे हैं कि जो ड्राफ्ट रोल आया है उसको लेकर के हर बूथ तक जाएं और हर बूथ पे जांच करें कि जो ड्राफ्ट लिस्ट में सूची आई है उसमें लोग शिफ्ट हुए हैं कि नहीं, मरे हैं कि नहीं, मृत्यु हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर वो मैपिंग पे नहीं आ रहे हैं तो उसकी जांच करके ज्यादा से ज्यादा लोगों का किसी का भी नाम छूटने ना पाए उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। अभी तक तो एसआईआर के माध्यम से सबको परेशान करते थे, पूरे देश की जनता को परेशान किया। बिहार में तो लोगों को सड़कों पे आना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा कि एसआईआर न हो। पहली बार यूपी में देखने को मिल रहा है एसआईआर से बीजेपी परेशान है, बीजेपी के नेता परेशान है। आप सोचिए उनके मंत्री जा रहे हैं जिले में क्या समझा रहे हैं, मुख्यमंत्री जो हैं वो क्या समझा रहे हैं अंदर बैठ करके, डिप्टी सीएम लखीमपुर में क्या समझा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वोट बढ़ा लो, आपका वोट नहीं कटेगा, आप वोट बनाइए, आप फॉर्म भरिए। ये बीजेपी समझा रही है और प्रशासनिक अधिकारियों पे दबाव बना रहे हैं। इलेक्शन আসলে ইনকাম ট্যাক্স নোটিশ পাঠায়, বিজেপি কে তো নোটিশ পাঠায় না। ডাকাতের ডাকাত ওরা, সবচেয়ে বড় ক্রিমিনাল, মানি পাওয়ার, মাসেল পাওয়ার, কিলার অফ ডেমোক্রেসি। এসআইআর এর নামে দে হ্যাভ ডিলিটেড মোর দ্যান 1.5 crore নেম। एसआईआर में जो जल्दबाजी का जो निर्णय जो सरकार और चुनाव आयोग ने किया था वो निश्चित तौर से आज पूरे मतदाता उसमें काफी बड़े स्तर पे कट गए हैं। तो अब ये लोग भागम भाग कर रहे हैं और चुनाव आयोग पूरी मदद कर रहा है इनकी और सारी जानकारी इनको दे रहा है भाजपा के लोगों को। तो निश्चित तौर से साबित हो गया कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर इस पूरे सिस्टम को बैठाना चाहते हैं, पूरे सिस्टम पे कब्जा करना चाहते हैं और कब्जा कर लिया है, उस तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो वहीं तमाम बयानों को आपने सुना। जिस तरीके से हम देखें लगातार सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। जब एसआईआर प्रक्रिया लागू होने की बात हुई थी तब भी यही संग्राम था और अब जब ड्राफ्ट मतदाता सूची उत्तर प्रदेश में आ चुकी है तब भी आप देख रहे हैं सियासी संग्राम लगातार जारी है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आज की खबर के कंसल्टिंग एडिटर शेखर आनंद त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अपना पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी से चंद्रेश वर्मा जी जुड़े हैं और वहीं समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर में। आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। सबसे पहले पूजा जी आपके पास आऊंगी क्योंकि देखिए लगातार
समाजवादी पार्टी जो है चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस बात को लेकर भी सियासी संग्राम मचाते नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला हुआ है। और दूसरी चीज ये भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं कि इस बार का जो ये ड्राफ्ट सूची निकलकर सामने आई है उसमें पीडीए के ऐसे बहुत सारे मतदाता हैं जिनके नाम कटे हुए हैं। तो अब इस संग्राम को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, तो हम भी जानना चाहेंगे कि समस्या आ कहां से रही है। प्रगति जी, आपको नमस्कार और साथी वक्ताओं को मेरा नमस्कार। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है प्रगति जी? जी जी आ रही है। जी, आपने कहा कि समस्या आ कहां से रही है। मुझे लगता है कि जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि नवदीप जी और ज्ञानेश कुमार जी बैठ करके एक बार वार्तालाप कर लेंगे तो ज्यादा सही होगी, पता चल जाएगा कि समस्या कहां पर आ रही है। आपने कहा कि हम कह रहे हैं कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का साठगांठ है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है। जब इलेक्शन कमीशन एलओपी राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग सकता है तो फिर अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगा? उन्होंने भी तो वही कहा हुआ था। रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, उनसे क्यों नहीं मांगा? यहीं पे कन्नौज से विधायक है भाजपा के, उनसे क्यों नहीं मांगा? तो ये दर्शाता है कि सेम वक्तव्य अगर अपोजिशन के निकल करके आएंगे तो हमारा इलेक्शन कमीशन आपसे एफिडेविट मांगने लग जाएगा, और सेम वक्तव्य अगर सत्ता पक्ष की तरफ से निकल करके आएंगे तो इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बन करके बैठा रहेगा, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो ये तो इलेक्शन कमीशन खुद कर रहा है, इसलिए जो है ये प्रश्न उठ करके आता है। और जहां तक बात रही एसआईआर की, आप कह रही है तो आप पता होगा कि 18 दिसंबर 2025 को जो उत्तर प्रदेश में 2026 में इलेक्शंस होने हैं उसके वोटर लिस्ट आ गए हुए हैं। उस वोटर लिस्ट के तहत जो है उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में 12 करोड़ 69 लाख वोटर्स हैं, जिनमें से 40,19,000 इस बार जोड़े। जो 31 दिसंबर को आना था, आपको पता है इलेक्टोरल ड्राफ्ट आना था, लेकिन नहीं आया क्योंकि तब 4 करोड़ वो कट रहे थे, उसको होल्ड करके रखा गया हुआ। एक हफ्ते के बाद में डिले करके आया हुआ 6 तारीख को आया है, और 6 तारीख को जो आया है एसआईआर के तहत, वो एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट बता रहे कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश 12 करोड़ 50 वोटर्स हैं। हम वो 1 करोड़ को भी ऐड कर रहे हैं। लेकिन पूजा जी एक तरीके से देखा जाए इंक्लूडेड में 100% जोड़ते हो तब भी तो यही डिफरेंस दिख जा रहा है ना कि जब ग्रामीण में ही लगभग 13 करोड़ वोटर्स है तो फिर जो है पूरे उत्तर प्रदेश में ये वोटर्स कम कैसे दिख रहे हैं। तो ये दिखाता है कि या तो जो है ज्ञानेश कुमार जी की जो टीम काम कर रही है, जो नवदीप जी की टीम काम कर रही है, वो आपस में वार्तालाप ही नहीं कर रहे हैं कि भाई बताया ना नवदीप जी कि हमारे ग्रामीण में ही 13 करोड़ वोटर हैं, तो शहरी वोटर्स कहाँ चले गए? आप किस तरीके से कर रहे हैं एसआईआर? तो ये प्रश्न लाजमी। और आपने देखा उत्तर प्रदेश का जब एसआईआर हो रहा था तो बीएलओज ने आत्महत्या की, और आत्महत्या यूं ही नहीं की, आपको ध्यान होगा विपिन यादव ने जहर खा करके आत्महत्या की, तो उनका वीडियो भी आखिरी है। वो बिस्तर प्लेटर उनकी पत्नी पूछ रही कि भाई आपने क्यों कर लिया ऐसा कदम? उन्होंने अपने परिजनों को बताया था कि उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप जो है ओबीसी के और एससी के इनके वोटर लिस्ट से नाम कट करिए, और उस प्रेशर में तो काम नहीं कर पा रहे थे। इतने गंभीर आरोप लगा करके अगर बीएलओ आत्महत्या करते हैं तो प्रगति के प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, और 1 हफ्ते आप डिले करेंगे तो जो आप संख्या पहले कह रहे थे उस संख्या से डिफरेंस होकर के निकलेगा तो प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। 1 हफ्ते पहले जो लिस्ट आई हुई है वो कुछ और कहती है, उसके बाद में आई हुई लिस्ट कुछ और कहती है, तो प्रश्न जी एक सवाल मेरा ये भी रहेगा। देखिए इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते नजर आए थे हमें जब एसआईआर प्रक्रिया को लागू करने की बात कही गई थी तब भी, लेकिन अब तो खुद इलेक्शन कमीशन की ओर से कहा गया है कि 1 महीने का आपको समय दिया जा रहा है आपत्ति दर्ज कराने के लिए, लेकिन आपत्ति दर्ज कराने के बजाय इस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं। चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और चीजें भी देखने को मिल रही हैं। पहले नवदीप जी जो है क्यों नहीं खड़ा किया जाएगा? उनकी जिम्मेदारी बनती है। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र की लिस्ट आई हुई है 18 दिसंबर 2025 को, उसमें 13 करोड़ लगभग वोटर। ठीक है पूजा जी, तो पूरा उत्तर प्रदेश की लिस्ट आ रही है उसमें 12 करोड़ 55 लाख की बात कर रही है। ठीक है पूजा जी, मैं आपके पास आऊंगी कि जो नवदीप जी है उनको ही आपत्ति डालनी चाहिए कि मैं आपके पास आऊंगी पूजा जी। मैं आपके पास आऊंगी, चंद्रेश जी से भी ले लेते हैं जवाब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी सवाल खड़े कर रही है। चंद्रेश जी देखिए जिस तरीके से हमने पंकज चौधरी का भी बयान सुना और लगातार अखिलेश यादव भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि खुद इस बार बीजेपी घबराई हुई है एसआईआर प्रक्रिया के बाद जो ड्राफ्ट सूची आई है। कहा जा रहा है 100 से 200 मतदाताओं को आप जोड़िए। अब ऐसे में एसआईआर प्रक्रिया पर जब भारतीय जनता पार्टी भरोसा नहीं करेगी तो फिर विपक्ष कैसे करता नजर आएगा?
ये आपकी बातें ठीक हैं और डॉक्टर पूजा जी को भी मैं सुन रहा था। उन्होंने विपक्ष के हैसियत से जो सवाल खड़े कर सकते हैं उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन मैं आपके मंच के माध्यम से पूरे विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि भारत के संविधान का आर्टिकल 324 क्या कहता है, 325 क्या कहता है, 326 क्या कहता है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 क्या कहता है, और क्या इन आर्टिकल्स में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में निर्वाचन आयोग को यह अधिकार और दायित्व है कि नहीं। मैं अधिकार और दायित्व दोनों की बात करता हूं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव हो और समय समय पर मतदाताओं का गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कराया जाए। 1950 के दशक में 9 बार मतदाता सूची पुनरीक्षण हुआ है। इससे पहले 2003 में मतदाता सूची पुनरीक्षण हुआ है, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अब बात ये आई कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की आवश्यकता क्यों है। अब मैं एक उदाहरण देता हूं। मेरा गांव भी है और मैं लंबे समय से उत्तर प्रदेश के किसी शहर में मान लीजिए रहता हूं। अब पता चला कि मेरे गांव में भी मेरा वोट है और जहां 10-15 साल से मैं रह रहा हूं, जहां घर मकान शहर में है, वो दूसरे जिले में भी मेरा मतदाता सूची में नाम है, तो मैं 2 जगह वोट देता हूं। तो अब ये बताइए, क्या ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत है? संविधान के आर्टिकल 324, 25, 26 में कहीं ये बात लिखा गया है कि एक व्यक्ति का 2 जगह वोट हो सकता है? और यदि कहीं किसी ने 2 जगह मतदाता सूची में नाम है तो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कराकर एक जगह से नाम काटा जाना चाहिए या नहीं चाहिए? विपक्ष इसका जवाब दे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि इस मुद्दे पर राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। आप जब मतदाता सूची आएगा तो मतदाता सूची पब्लिश होता है। आपके बूथ स्तर पर कार्यकर्ता है, आपके गांव का कार्यकर्ता, आपके जिले का कार्यकर्ता है, तहसील का है, ब्लॉक का है। आप अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से यदि कहीं गलत किसी का नाम है तो उसके खिलाफ FIR कराइए ना। कौन रोका है? उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन आर्टिकल्स और अधिनियम की मैंने बात की उसी कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दरअसल में क्या था कि पिछले 15, 20, 25 सालों में बड़े पैमाने पर लोगों ने 2 जगह 3 जगह वोटर लिस्ट में, पता चला कि कोई उत्तर प्रदेश किसी गांव में रहता है, यहां भी वोट डाल रहा है विधानसभा चुनाव में, और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी वोट डाल रहा है। तो नाम एक जगह कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? और ये निर्वाचन आयोग को भारत का संविधान अधिकार देता है कि वो टाइम से टाइम ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव कराने के लिए समय समय पर मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कराने का कार्य कराए। इसलिए SIR की संवैधानिकता पर जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो भारत के संविधान पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र पर संविधान सवाल खड़ा कर रहे हैं और भारत की संवैधानिक कानूनी प्रक्रिया पर सवाल कर रहे हैं। और मुझे गहरी आपत्ति है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये कहे कि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कराकर निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को एक अलग प्रकार का नशा है और इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन SIR का फॉर्म भरने के बाद भी तो ड्राफ्ट सूची में नाम शामिल होता नजर नहीं आया। रविदास मेहरोत्रा तो बकायदा इस तरीके का बयान देते नजर आए। आप SIR को डिस्क्रिप्टिव पढ़िए। SIR के अंदर ये मेंशन है कि BLO डोर टू डोर जाकर गहन मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण, मैं बार-बार हिंदी में नाम ले रहा हूं कि डोर टू डोर जाकर BLO एक-एक व्यक्ति को चिन्हित करेगा और कहीं भी क्रॉस वोटिंग है तो उसको कैंसिल करने का काम करेगा। एक उदाहरण मैं अपने परिवार का दे देता हूं। मेरा एक भाई दिल्ली में रहते हैं, मानेसर में, गुड़गांव में नौकरी करते हैं। जब बात BLO ने फोन किया तो उन्होंने कहा अपने भाई साहब का, भाभी का डिटेल भेजिए। मैंने जब अपने भाई साहब को फोन कहा BLO ने डिटेल मांग रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर मेरा मतदाता सूची में नाम है तो फिर वहां नाम कट जाएगा। क्या आपत्ति है? मेरे परिवार में नाम कटा हुआ है, मैं कैसे मान लूं कि इनके सवाल सही है? ये जो सवाल खड़ा कर रहे हैं ये मैं बता रहा हूं दरअसल में है क्या। और सुनिए, पलायन, चूंकि मैं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को प्रमोट नहीं करता हूं, सबसे ज्यादा पलायन किस जाति का है, किस वर्ग का है, किस समाज के लोग नौकरियों के लिए ज्यादातर बाहर दूसरे शहरों में बसे हुए हैं, इसका पड़ताल कर लिया जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। खैर, उधर मैं डिबेट को नहीं ले जाना चाहता हूं। मैं मतदाता सूची पुनरीक्षण की वैधानिकता की बात कर रहा हूं और यह लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है
और निर्वाचन आयोग पर इस तरह का सवाल खड़ा करके संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग को जो प्रदत्त अधिकार है उन अधिकारों पर सवाल खड़ा करके समाजवादी पार्टी ये सिद्ध करने का कार्य कर रही है कि समाजवादी पार्टी एक गैर जिम्मेदार, गैर लोकतांत्रिक और असंवैधानिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है और इस पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की बातों पर हमें कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, इस पार्टी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं पर आप विश्वास मत करिए, लेकिन हाँ, मैंने आपसे पहले ही ये सवाल किया कि पंकज चौधरी भी ये कहते नजर आए कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट सूची सामने आ गई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस ड्राफ्ट सूची के बाद भी 100 से 200 मतदाताओं को आप जोड़िए। अब ऐसे में तो विपक्ष जो है वो सवाल खड़ा करता नजर ही आएगा, क्योंकि पीडीए प्रहरी को भी खड़ा करने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव और पंकज चौधरी का भी बयान सामने आया। एक मिनट मैं फिर आपको ये बात कहूं जी कि हर पार्टी की ये नैतिक जिम्मेदारी है, यदि वो लोकतांत्रिक पार्टी है और चुनाव लड़ती है तो अपने कार्यकर्ताओं को आगे करके इस बात को बीच में बीएलओ से कांटेक्ट करके मतदाताओं का नाम सही तरीके से जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है, कहीं किसी सही व्यक्ति का नाम कट रहा है नहीं कट रहा है, वो सहयोग करने का काम करें। और ऐसा होता है पंचायत के चुनाव में हम लोग करते हैं, बीएलओ से कांटेक्ट करते हैं, देखते किसका नाम जुड़ा किसका नाम कटा, कटा तो क्यों कटा, जुड़ा तो क्यों जुड़ा। क्योंकि पंचायत चुनाव में लोग जो पंचायत का चुनाव लड़ते हैं लोकल लेवल पर ज्यादा एक्टिव होते हैं, विधानसभा लोकसभा का बड़ा चुनाव है तो हो सकता है कि ग्राउंड लेवल पर एक्टिव ना हो। ये प्रॉब्लम समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के साथ क्यों आ रही है? भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड लेवल पर हर गांव लेवल पर कार्यकर्ता, बूथ लेवल पर कार्यकर्ता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाती। इन्होंने अपने आप को, जब मुलायम सिंह जी थे उनका कार्डर बेस्ड पार्टी था, लेकिन अखिलेश यादव ने काडर को नहीं डेवलप किया, संगठन को नहीं डेवलप किया, बूथ लेवल पर इनके पास कार्यकर्ता नहीं है। तो गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण में पुनरीक्षण हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं कार्यकर्ता ही नहीं है। पूजा जी से ही पूछ लेती हूँ कि आपके कार्यकर्ता एक्टिव क्यों नहीं है? ये बस न्यूज में ऊपर ऊपर सुनते हैं, ऊपर ऊपर जवाब दे देते हैं इनकी हवा हवाई बातों का। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहा हूँ, संवैधानिक बात कर रहा हूँ, और आपके मंच के माध्यम से मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, यदि मेरी बात में कहीं कोई गड़बड़ी हो, असंवैधानिक बात हो, अतार्किक बात हो, चलिए ठीक है चंद्रेश जी, आपके पास मैं फिर से आऊंगी, वो आपको जवाब आपके मंच के माध्यम से ठीक है, आपके पास मैं फिर से आऊंगी शेखर जी, क्योंकि देखिए लगातार चंद्रेश जी यही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उतने एक्टिव नहीं हैं और समाजवादी पार्टी उतनी एक्टिव नहीं है, इसीलिए ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि पीडीए के लोगों का कहीं ना कहीं नाम कटता नजर आया ड्राफ्ट सूची में। अब ऐसे में सवाल देखिए दोनों तरफ से कहा जा रहा है, इधर कहा जा रहा है 100 से 200 मतदाताओं को जोड़िए, अब इधर कहा जा रहा है कि हमने पीडीए प्रहरी को कहीं ना कहीं संकेत देंगे कि आप मतदाताओं को समझाए बुझाए। तो दोनों में चीजें अंतर क्या है, अब ये समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि एसआईआर को लेकर तो दोनों तरफ से सवाल खड़ा होता नजर आया। देखिए उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जी जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है, वोटर्स के लिहाज से सबसे बड़ा है, और उससे भी ज़्यादा जो प्रचलित न सिर्फ मुहावरा है बल्कि यथार्थ है इस देश का कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश लखनऊ से तय होता है। आप देखिए कि इस समय पे भी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी उत्तर प्रदेश आए, यहीं से चुनाव लड़ा, और जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे और उसके बीच में भी कई प्रधानमंत्रियां चली, उसके ठीक बाद चुनाव हुआ। उस प्रक्रिया को लेकर के अलग अलग पार्टियों ने अपनी अपनी तरह से इसमें अपनी जीत और हार, अपनी नीति और रणनीति तैयार की। जब एसआईआर बिहार चुनाव के बाद बाकी के 9 राज्यों में लागू हुआ, केंद्र शासित प्रदेशों में आया, उत्तर प्रदेश में आया, और उत्तर प्रदेश में जब इसका रिजल्ट आया, मतलब जो अभी सूची सामने आ गई है, तो ये पता चला कि 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम कट गए। अब ये जो नाम कटे, उस नाम के कटने के बाद जो सबसे ज्यादा बेचैन है वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। खुद अखिलेश यादव का हमने अपने दर्शकों को बयान सुनाया है, वो ये कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ही परेशान है। आप देख लीजिए, वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं की बैठक ले रही है और बता रही है कि किस तरीके से उसे हर जगह पर जाना है, घर घर जाना है, और उसके बाद मतदाताओं के नाम अगर कहीं छूट गए हैं तो उसको जुड़वाना है। देखिए भारतीय जनता, क्या होता है कि जब सत्ता लगातार चलती रहती है तो उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब आप बैठ जाते हैं। बीजेपी अपने वोटर्स को आमतौर पर चुनाव वाले दिन भी, अगर आज लखनऊ में वोट पड़ रहा है
तो बीजेपी का जो संगठन है या जो बीजेपी के लोग हैं वो आंखें ऐसी होती है जो वोटर्स की निकलती है और वोट डालने जाती है। तो अब यहां पर दो चीजें हमें समझनी होंगी। जिस तरीके की राजनीतिक सिनेरियो है उसमें एक हिस्सा वो है जो एसआईआर हो या एनआरसी हो या अपनी आइडेंटिटी को लेकर के अलग अलग वजहों से उसको बड़ी चिंता थी कि एसआईआर आएगा तो हमको जाकर के सबसे पहले अपना नाम वाम दुरुस्त करा लेना, हमारे वोट मतलब कोई अगर सरकार, ये केवल एसआईआर की बात नहीं है, आधार का आप आज अगर दोबारा क्रॉस चेकिंग करवा दीजिए तो एक तबका हिंदुस्तान का ऐसा है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा है, जो जा करके लाइन में लग करके खड़ा हो जाएगा सुबह से और ये तय करेगा कि उसका नाम उस लिस्ट में हो। वो सारे दस्तावेज लेकर के जा करके और उस लिस्ट से उसका नाम ना कटे, इस बात के लिए चिंतित रहेगा। एक वो वर्ग है। दूसरा वर्ग वो है जो अपने से पहली बात तो उसको वोट देने के लिए भी कहना पड़ता है कि भाई आ जाइए, चलिए वोट डाल दीजिए वगैरह वगैरह। तो ऐसे लोग बहुतायत में हैं जो इस तरीके की लापरवाही करके बैठे हैं। चंद्रेश जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, जो डोर टू डोर सघन गहन परीक्षण सूची की बात वो कर रहे थे, खुद ही उन्होंने बताया कि उनके पास भी बीएलओ का फोन आया। बीएलओ बहुत कम जगहों पर ऐसा हुआ है जहां घर घर जाकर के उन्होंने मतदाताओं की डिटेलिंग की हो। ऐसा नहीं कि नहीं गए हैं, लेकिन उनके पास भी जिस तरीके से और जितनी तादाद का काम था उसमें वो घर घर नहीं गए। कई जगहों पर उन्होंने फोन करके डिटेल्स मांगी, मतलब आदमी जो है अपने बूथ पर गया, वहां से फॉर्म लिया, परिवार से भराया और उसके बाद जाकर के जमा किया। अब वो लिस्ट में अपना नाम चेक करेगा। दूसरा ये हुआ है कि कुछ जगहों पर बीएलओ गए हैं, वहां पर उन्होंने फॉर्म दे दिए हैं, फिर कहा है कि फॉर्म वहां पे जमा कर दीजिएगा, लेकर के आपको आना है वगैरह वगैरह। कुछ जगहों पर जो प्रोसीजर है उस तरीके से काम हुआ है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी इसलिए बेचैन दिख रही है और समाजवादी पार्टी इस समय अपर हैंड इसलिए रखे हुए है क्योंकि जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तो यह पता था कि उत्तर प्रदेश में आज नहीं कल यह प्रक्रिया होगी ही होगी। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी ने अपनी एक रणनीति तैयार की। एक तो जो वोट बैंक है उनका, उस तबके को लेकर के उनकी अपनी चिंता थी। एक बाकायदा सिस्टम बना करके ये बताया गया, ये समझाया गया कि किस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी और उनका जो वोट बैंक है उसके वोटर को किस तरीके से अपना नाम कटने से बचाना है या अपना नाम उसमें जुड़ा रहे, इस बात को ध्यान में रखना है। भारतीय जनता पार्टी इस जगह पर चूक गई। और सिर्फ इतना ही नहीं है, समाजवादी पार्टी ने इस एसआईआर की प्रक्रिया में जिस आदमी को प्रभारी बनाया है वो आदमी मैनेजमेंट का बड़ा खिलाड़ी है, आईएम का वो प्रोफेसर रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार में अखिलेश यादव की सरकार में वो मंत्री रहा है। उनका नाम है अभिषेक मिश्रा। तो अभिषेक मिश्रा को प्रभारी बनाया। उनके पिताजी जयशंकर मिश्रा वो उत्तर प्रदेश के एक रिटायर्ड सीनियर आईएएस रहे हैं और वो रिटायर्ड अधिकारी है आईएएस। मतलब जो प्रशासनिक पूरा क्रम है उसको समाजवादी पार्टी ने बहुत गहरे से समझा और ऐसे आदमी को मैनेजमेंट दिया कि उसका अपना जो वोट बैंक का मैनेजमेंट है वो कहीं से लड़खड़ाए नहीं। बीजेपी इस जगह पर चूक गई, जिसकी भरपाई अब पंकज चौधरी मीटिंग लेकर के कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी मीटिंग लेकर के कर रहे हैं और अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जिन लोगों के नाम कट गए हैं और अगर वो हैं और गलत कट गए हैं या वो किसी वजह से नहीं जा पाए हैं तो उनके नाम जुड़े। चंद्रेश जी, मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ही सबसे ज्यादा परेशान है इस समय उत्तर प्रदेश में। आपके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर बाकी ऐसे तमाम नेता हैं जो परेशान हैं कि उनके वोटर्स के नाम कट गए हैं। और अगर आपको उस मीटिंग की जानकारी हो जिसका मुख्यमंत्री जी ने, मतलब जो मीटिंग मुख्यमंत्री जी के साथ में हुई, तो आपको यह भी पता होगा कि वहां पर किस तरीके से अपनी बातें उस मीटिंग में मौजूद लोगों ने रखी हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता चुनाव को लेकर 24 घंटा एक्टिव रहते हैं, तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये पॉलिटिकल अवेयरनेस है। यदि कहीं कार्यकर्ताओं का, पार्टी के काडर वोट का कहीं वोट कटा है तो उसको फिर से ठीक कराना चाहिए। उसके लिए निर्वाचन आयोग ने बाकायदा समय भी दिया है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि एसआईआर की प्रक्रिया
इलेक्शन का एक पार्ट होता है। नहीं, वो हमें पता है। बीजेपी इलेक्शन का बेचैन वो के नहीं, पार्ट- चर्चा इस बात वो पर है कि इलेक्शन ये का जो- पार्ट है। ओहो, वो टाइम टू आपने टाइम बता दिया। टाइम टू टाइम चंद्रेश जी, SIR हो रहा है, तो वो SIR ठीक है, को वो सब लेकर आपने जो बता दिया। विपक्ष मैं की मेरा पार्टियां सवाल खड़ा सीधा सा की, है, वो बेबुनियाद है। क्या अब भारतीय मैं जनता मैं- पार्टी क्या आप- भारतीय आप- जनता आप- पार्टी मैं- के नेताओं की बेचैनी सामने नहीं आ रही है? एक मिनट, मेरा सवाल एक सीधा मिनट, नहीं, उस पर आपने मत जाइए। कहा- आप अखिलेश- 2003 से शुरू करेंगे, उससे अखिलेश यादव अब वो हो गया। अभी आप 2,89,00,000 मतदाताओं के जो नाम कटे, उससे आपकी चिंता है या नहीं है? नहीं, हमको कोई चिंता नहीं है। निर्वाचन आयोग ने ईमानदारी से अपना काम किया है, मतदाता ईमानदारी से वोट देंगे और हाँ। भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बनाने तो वाली है। आपके प्रदेश आज अध्यक्ष की अखिलेश बेचैनी यादव क्या का बता रही बयान है? सोशल मीडिया पर सुबह से वायरल हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष की कि बेचैनी क्या भारतीय कह रही है? जनता पार्टी मुख्यमंत्री को सबसे जिस ज्यादा तरीके से वोट एक्टिव कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को, वो किस लिए कर रहे हैं? अगर सब चीजें इतनी ही बीजेपी के हिसाब से व्यवस्थित है, बीजेपी नहीं चूकी है, तो फिर ये चिंता काहे की है? तो फिर ठंडी में रजाई ओढ़ कर सो जाएंगे तो चुनाव थोड़ी जीतेंगे। चुनाव जीतने के लिए जरूरी है कि ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आपको बूथ पर 24 आवर एक्टिव रहना है। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बूथ पर नहीं है, इनके नेता रजाई ओढ़ कर जो ठंडी में सोए हुए हैं, तो ये चाहते हैं कि हम भी सो जाएं। तो भैया, हम सोने वाले लोग नहीं है, हमारे कार्यकर्ता 24 आवर एक्टिव रहते हैं। ठीक है, मैं आता हूं अब आपके पास। ठीक है, हो गया चंद्रेश जी, मैं हो गया। आपने कहा पूजा जी, मेरा सवाल ठीक है चंद्रेश जी, मैं आता हूं आपके पास। पूजा जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया चली है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभिषेक मिश्रा को जो प्रभार सौंपा गया, उन्होंने जिस तरीके से उस चीज को लेकर के आगे बढ़े हैं और अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए जो भी प्रयास उन्होंने किया है, उसमें समाजवादी पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें कम दिखती हैं। आपको लगता है कि SIR की प्रक्रिया पर जो सवाल उठाए जा रहे थे, वो चीजें कम से कम टोन डाउन हुई हैं? कम से कम समाजवादी पार्टी को लगता है ऐसा कि प्रक्रिया ठीक थी, अगर आप एक्टिव रहे तो आपका वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा, लोगों के नाम नहीं कटेंगे। बीजेपी आपको लगता है कि इस जगह पे चूकी, क्योंकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी सबसे ज्यादा परेशान है। शेखर जी, देखिए, ये अखिलेश यादव जी नहीं कह रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14 दिसंबर को कहा था कि जो 4 करोड़ वोटर आप बार बार मिस कर रहे हैं। जितनी बार आप जो है 2 करोड़ कह रहे हैं, आप वो 1 करोड़ को नोटिस जानी है, वो भी इंक्लूड करिए, जिसको इन्होंने बाद में इंक्लूड कर दिया, पहले उसको आप बाहर रख रहे थे। अगर तब वो आंकड़ा पेश किया जाता, तब दिखता कि 11 करोड़ 55 लाख वोटर्स है, 1 करोड़ के पास में नोटिस जानी है और लगभग 2 करोड़ लगभग 3 करोड़ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। इस तरीके का आंकड़ा निकल करके आता। पर क्योंकि मैंने पहले कहा कि पंचायती राज के जो वोटर लिस्ट आए हुए उसे मैच नहीं करना था, उनको इसलिए 1 हफ्ते का समय लिया कि मैनिपुलेशन करेंगे। अब रिजल्ट तो जो आना है, जो देना है, होते हैं, क्योंकि कितना मैनिपुलेट करेंगे आप। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी की चिंताओं की रेखाएं नहीं है। समाजवादी पार्टी के माथे पे चिंताओं की रेखा इसलिए नहीं है क्योंकि जब बिहार में इनका ये काम चालू हुआ था, तभी समाजवादी पार्टी ये अलर्ट हो रखी हुई थी कि समाजवादी, हम तब भी कह रहे थे, हमने कहा जब बिहार में आप SIR करा रहे, बिहार में SIR करने का समय नहीं है। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, आपके हाथ में प्रॉपर समय है। आप उन राज्यों पे फोकस कर लीजिए जिन राज्यों पे 1-2 साल में चुनाव होना है। हमारा इलेक्शन कमीशन से कहना था कि आप बिहार में कराने की बजाय उत्तर प्रदेश में शुरुआत करिए, ताकि आपको हड़बड़ाहट में उत्तर प्रदेश में ना करना पड़े। तो हम तो ये जान गए थे कि इलेक्शन कमीशन ऐसा कर सकता है कि चुनाव घोषित होने के 1 महीने पहले ही बोलने लग जाए कि अब हम SIR कराएंगे। तो हमने अपनी तैयारी पूरी तभी कर ली हुई थी कि अगर चुनाव आयोग चुनाव से 1 महीने पहले भी चिल्लाने लग जाए कि हम SIR कराएंगे, तो हमें पता है कि हम ऐसे सरकार से लड़ रहे हैं, हम ऐसे जो है कह सकते हैं डिक्टेटर से लड़ रहे हैं, जहां पे सरकारी मशीनरीज का जितना मिसयूज हो सकता है हो सकेगा। इसलिए हम पहले से तैयार थे। हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी सबसे पहली पार्टी आई जिसने अपने पीडीए पहले अनाउंस किए। समाजवादी पार्टी सबसे पहले ऐसे रही जिसने अपने DLS को अपॉइंट किया। और अभी भी जो ये ड्राफ्ट आया हुआ है, इलेक्टोरल ड्राफ्ट आया, हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पास में हर एक कार्यकर्ता के पास में, अगर मैं अभी आपसे बात करूं तो मेरे पास में मेरे विधानसभा की बूथ वाइज लिस्ट है, जिसको हम घर वाइज, घर के नंबर वाइज और घर के मेंबर वाइज हमें जानकारी है कि इस बूथ संख्या पे इस मकान नंबर में कितने लोग रहते हैं और किनके नाम क्या है और कितने नाम कट गए हैं। अगर नाम में गलती है उसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता था कि अगर ऐसे ताताताई लोगों से लड़ना है
तो आपको हर तरफ चौकन्ने रहने पड़ेंगे। एक बूथ पे लगभग आपको 10-10 लोग लगाने पड़ेंगे और धरातल पर रह करके ही कार्य करना पड़ेगा। ये जो परिणाम आए 2024 में हवा में नहीं आए हैं, ये धरातल पे समाजवादी पार्टी कार्य कर रही थी इसलिए है। और जो अभी आपको लग रहा होगा कि हमारे माथे पे शिकन नहीं है, ये माथे पे शिकन नहीं, क्योंकि हमने पसीना बहाया है जमीन पर रह करके, फॉर्म भरे हैं, हमने लोगों से मिल करके कलेक्ट किया, हमने बीएलओ पे जो सच्चाई है, बीएलओ के ऊपर इतना प्रेशर था, हमने उनके फॉर्म को निकालने की उनकी इंतजार भी नहीं किया कि वो निकाल पा रहे कि नहीं। एनुमरेशन फॉर्म हमने ऑनलाइन भी किया, हमने इनुमरेशन फॉर्म जो है ऑफलाइन भी निकाला और बैठ करके खुद जो बीएलओ था उसकी सपोर्ट करते हुए कि आप बताइए अगर आपसे लॉगिन नहीं होता है नेटवर्क हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, लैपटॉप पे लॉगिन करने के लिए हम प्रोवाइड कराएंगे, टैबलेट हम प्रोवाइड करेंगे, पर ये नाम जो है ऐड होने चाहिए, सारी सुविधाएं हम आपको करेंगे। तो जो कार्य इलेक्शन कमीशन का होता था, जो कार्य स्टेट गवर्नमेंट की हुआ करती थी कि ये सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड करनी है, उनके साथ में जाना है ताकि बीएलओ को परेशानी ना आए, वो समाजवादी पार्टी ने कार्य किया और हम अभी भी करेंगे। और ये बिल्कुल तय बात है, शायद बीजेपी के नेता को नहीं पता कि समाजवादी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने इलेक्शन कमीशन द्वारा किए गए जो भी गड़बड़ियां थी सबको डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है, प्रूफ के साथ में हर कंप्लेंट की हुई है। और अगर हमें अभी भी कोई मिल जाएगा जिसका नाम गलत दर्ज रहेगा, आपकी पार्टी का कोई मिल जाएगा, किसी भी पार्टी का कोई मिल जाएगा जो ऐसा गलत कृत्य करते दिखेगा, तो हम फिर इलेक्शन कमीशन के पास में कंप्लेंट करेंगे। एफआईआर की जरूरत पड़ेगी तो हम एफआईआर भी करेंगे। समाजवादी पार्टी हर मुद्दे पे सही तरीके से तैयार है। भाजपा के प्रवक्ता बड़ा संविधान की बात कर रहे थे। आपको पता है कि अंजलि एक एक्टिविस्ट है, उन्होंने आरटीआई से जवाब मांगा था कि ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है इसको कराने का आदेश किस ऑफिस से जारी हुआ कि एसआईआर होगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब दिया कि हमारे ऑफिस से ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ। तो क्या सरकार के ऑफिस से जारी हुआ? तो सरकार के कार्यभार में तो आपने बोला कि सरकार के कार्यभार में आता ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ठीक है पूजा जी, अब आप थोड़ा सा सांस लीजिए। पहले शेखर जी आप थोड़ा सा सांस लीजिए ताकि मैं अगला सवाल रख सकूं। मैं ठीक है, आपकी बात समझ लिया। प्रश्न लेकर के जाइएगा। मैं अगला सवाल भी तो रखूंगा। बहुत जरूरी है क्योंकि बीजेपी के नेता कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन करता रहता है रिवीजन। तो 6 महीने पहले 2024 के पहले समरी रिवीजन हुआ था। ठीक है, आप अरे अगला सवाल भी आज मैं जानता हूं कि आप 1.5 घंटा बोल सकती हैं, चर्चा का कुल समय 1 घंटा ही है, तो दूसरे को भी मौका देना है। थोड़े से सांस लीजिए, मैं लौट करके आता हूं आपके पास। पूजा जी, चंद्रेश जी, आपने देखा कि क्या कॉन्फिडेंस है और क्या स्ट्रेटेजी है। अभी भी आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपसे फिर यह जानना चाहूंगा, आप बात समझिए, चिड़िया चुग गई खेत। अभी जो उनकी स्ट्रेटेजी, मैं ये समझना चाहूंगा आपसे कि क्या बीजेपी, देखिए जो 3 करोड़ लोग और प्लस 1 करोड़ जो पूजा जी कह रहे, मैं वो भी कर लेता हूं, 4 करोड़ ले लीजिए पूरे 4 करोड़ मतदाता कम नहीं होता। इसी 4 करोड़ के साथ में 2012 में आप मान लीजिए 1 आध करोड़ कम रहा होगा, अखिलेश यादव की सरकार बनी थी। आप 17 आया, फिर 22 आया, ये बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचा है 16 करोड़। 16 करोड़ में घट करके अब वो 12.5 करोड़ रह गया है। ये 4 करोड़ आदमी था कौन? जो चले गए वो तो ठीक है, उनका आंकड़ा कुछ लाख में है। आप इस बात को समझिए कि ये जो आंकड़ा आया है इसके ऊपर भाई आपकी भी पार्टी परेशान है, और आप जो समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी पूजा जी ने स्ट्रेटजी बताई है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, आपको लग रहा है कि वास्तव में बीजेपी अपने वोटर के लिए इतना तत्पर रही है? नहीं, ऐसा है कि पूजा जी को ऐसा भले लग रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक सुबह बयान अखिलेश जी का आ गया कि ज्यादा से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कटा है। अब चूंकि वो एक पॉलिटिकल बयान था, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक मेंटल प्रेशर बनाने की स्ट्रेटजी थी समाजवादी पार्टी की। और भाजपा का कार्यकर्ता इस बात को बखूबी समझता है। भारतीय जनता पार्टी को एक जाति एक धर्म के लोग वोट नहीं देते, पूरा समावेशी समाज है, हर जाति और धर्म के वर्ग के लोगों को का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। इसलिए 1 करोड़ कटे, 2 करोड़ कटे, 3 करोड़ कटे, 4 करोड़ कटे, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें इस बात से मतलब है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण ईमानदारी पूर्वक हुआ है और समाजवादी पार्टी भी स्वीकार कर रही है कि निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी का कोई मदद उत्तर प्रदेश के इस मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में नहीं किया है। इसलिए समाजवादी पार्टी का यह तर्क और कांग्रेस का तर्क यहाँ निराधार हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन एसआईआर के माध्यम से भाजपा को मदद कर रही थी। ये तर्क तो पहले यही खंडन हो जाता है। और इस बात को पूजा जी ने हल्ला करके कहा। अब चूंकि जहां तक बात है कि कब कराएगा, कहां कराएगा,
एक दिन पहले कराए या 2 साल पहले कराए, ये निर्वाचन आयोग का काम है। गड़बड़ नहीं होना चाहिए, चाहे वो जब कराए वो आपसे पूछ के नहीं कराएगा कि उसको कहाँ कराना है, कब कराना है। एक साल पहले उस पे सवाल ही नहीं है, उस पे सवाल इस बात पर है। भारत में तो हमेशा चुनाव होते रहते हैं, कभी पंचायत का चुनाव होगा, कभी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव हो रहा। हम तभी तो करेंगे सारे चुनाव एक साथ कराया जाए। ठीक है, मैं आता हूँ। फिर एलानिया तौर पे आपको कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चिंतित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और डॉक्टर पूजा मिश्रा जी ने आज सार्वजनिक तौर पर एक्सेप्ट किया कि निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर के प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी की कोई मदद नहीं की। इसलिए लोकसभा से लेकर विधानसभा से लेकर और ये चिल्ला चिल्ला कर बिहार से बंगाल तक जो अखिलेश यादव जी नारा लगा रहे थे कि नहीं इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है वो कर रहा है, वो अपने तर्क और अपनी बात का खुद खंडन किए। मुझे अच्छा लगा पूजा जी ने कम से कम ये एक्सेप्ट तो किया कि निर्वाचन आयोग ने ईमानदारी पूर्वक उत्तर प्रदेश में कार्य किया है और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की खूबी है और यही तरीका है। जहां तक बात अगले विधानसभा की है, हमारी पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है, हमारे एक एक कार्यकर्ता तैयार हैं। ठीक है, मैं आता हूं चंद्रेश जी, अब आप रुक जाएं, मैं आता हूं आपके पास। 2027 ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। 2/3 से अधिक बहुमत से मेरा अगला सवाल समाजवादी पार्टी को हराकर सरकार बनाने जा रहे हैं। सुन लीजिए, ठीक है, सरकार जब चुनाव आएगा तब उसमें देखेंगे कि क्या रहा क्या नहीं रहा। मैं एक चीज अब समझना चाहूंगा पूजा जी, जिस तरीके से केवल अगर लखनऊ की हम बात करें, करीबन 30% मतदाताओं के नाम हटे हैं। एक चीज ये, चूंकि आप लोगों ने गहन परीक्षण सूची में बहुत लग करके काम किया है, मैं एक चीज ये जरूर समझना चाहूंगा, वोटर कौन किसका है वो तो गोपनीय होता है, वोट देने का जो पूरा प्रोसीजर है हमारे यहां। तो मैं ये मान करके चलता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी ने इसमें लीड ली है तो आपने ये नहीं देखा होगा कि ये बीजेपी के हिस्से का है या कांग्रेस का है या सपा का है। वोटर वोटर होता है, इस लिहाज से किया होगा। आप लोग जब ग्राउंड पे काम कर रहे थे तो 30%, लखनऊ के 30% मतदाताओं का नाम हट गया है। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या मतलब जो चुनाव आयोग ने चीज बताई है कि कुछ लोग नहीं रहे, कुछ लोग स्थानांतरित हो गए, तो ऐसे लोगों के नाम पड़े हुए थे और वो भी ऐसे थे जो करीबन 12 लाख के आसपास जाते थे। मतलब टोटल लखनऊ के मतदाताओं का वो 30% हो जाते हैं। राजधानी का यह हाल है, सबसे ज्यादा वोट लखनऊ में कटा। शेखर जी, जो है राजधानी में मैक्सिमम आपको पता होगा कि लीडर्स रहते हैं, मैक्सिमम वो लोग रहते हैं जिनके राजधानी में भी घर हैं और देश की राजधानी में भी घर हैं। तो आपने देखा होगा बिहार के इलेक्शन में कुछ भाजपा के नेता थे जो है दिल्ली में भी वोट डालते हुए दिखे, फिर आकर के बिहार में भी वोट डाला। एक उंगली में इंक लगा रखी हुई है, दूसरे उंगली में भी इंक लगा रखी हुई है। तो अगर फैक्चुअल बात कर रहे होते तो लखनऊ में ज्यादातर वोट कटने का रीजन यही हो सकता है कि जो दिल्ली में रह रहे हैं अब वो आकर के बीजेपी को, ये वही लोग होंगे जिन जो है दिल्ली में भी वोट कर सकते थे भाजपा का आकर के और फिर आकर के यहाँ पे भी करते थे वोट। कुछ तो ऐसे वोटर्स हमें लगता है कि आकर के अपना नाम नहीं दर्ज कराए हैं या दर्ज नहीं हो पाया हुआ है, जो बाहर रह रहे थे। और यहाँ पे एसआईआर के तहत, हम तो एसआईआर के तहत जितने भी लोग हमें अपने ग्राउंड पर मिले, जो जिनका कहीं पे वोटर लिस्ट में आपने सुना होगा कि सीतापुर में एक 2 भाई थे, जो 2 भाई सऊदीया में रहते हैं, जॉब करते हैं। सऊदीया के नागरिक तो वो है नहीं, वो वहां पे जॉब भी जाते हैं, उनका भी नाम काट दिया गया हुआ था। उनका अब ना तो वो जो है वो वहां पे है, वो बाहर रह रहे, जॉब कर रहे हैं, और यहाँ से अगर नाम काट दिया क्योंकि वो रहते ही नहीं है। समाजवादी पार्टी का अपने कहा बारीकी क्या क्या कार्य किया, तो हमने उसको भी देखा हुआ था कि भाई वो सऊदी में रहते हैं, जॉब करते हैं, उनका नाम यहाँ से कैसे कट सकता है? उनको यहाँ पे वो नागरिकता ही खत्म हो जाएगी अगर यहाँ नाम कटती है, तो उनका नाम यहाँ पर होना चाहिए। तो इस तरीके से कार्य किया समाजवादी पार्टी ने। उस शहर पे अगर बात करते ये मेरा निजी मानना है कि लखनऊ में मैक्सिमम वो सारे लोग थे जिनके पूरा परिवार दिल्ली में या विदेश में शिफ्ट हो रखा हुआ, उनके आधे लोगों ने सिटीजनशिप भी ले रखी होगी। ऐसे लोगों के नाम जो है कट गए हुए, इसीलिए लखनऊ सिटी में आपको 30% जो वोट लिस्ट से नाम कटने वाली चीजें हैं वो निकल करके देखने को मिल रही है। शेखर जी, ठीक है, केवल लखनऊ की बात नहीं, हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि वाराणसी में करीबन 18% लोगों के नाम कटे हैं। इसके साथ ही ललितपुर में करीबन 9.95 वोटर्स की कमी आई है। बरेली में 21%, यानी 7 लाख। 1 मिनट में आता हूं आपके पास। तो ये बरेली है, ललितपुर है, लखनऊ है, वाराणसी है, प्रयागराज है, ये दूसरे नंबर पर प्रयागराज जहां सबसे ज्यादा वोट कटे। इस तरीके की चीजें
अब यहां पर सामने आ रही हैं, जो सूची सामने आई है। चंद्रेश जी, कोई ऐसा उदाहरण आपके पास भी है? जैसे अभी शेखर जी, मैं आता हूं आपके पास। पूजा जी, मुझे चर्चा आगे बढ़ाने दीजिए, मैं आता हूं आपके पास। बोलना चाह रहे थे हम, मैं आ रहा हूं आपके पास। कि समाजवादी पार्टी की चीट कर रही है, मैं आ रहा हूं आपके पास। तो ये तो जानने की, मैं आऊंगा आपके पास। चंद्रेश जी, आपके पास भी कोई ऐसा उदाहरण है जहां पर इस तरीके की कोई प्रक्रिया, बीजेपी का कोई उदाहरण आप रखना चाहेंगे जहां आपने अपने वोटर को इंटैक्ट किया हो, या कोई भी वोटर रहा हो उसको आपने इंटैक्ट किया हो? शेखर जी, एसआईआर की प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर मतदाता सूची पुनरीक्षण में बीएलओ को सहयोग करने और सभी नामों को व्यवस्थित तरीके से, वो चाहे वो हमारी पार्टी का वोटर हो या किसी भी पार्टी का वोटर हो, वोटर किसी भी पार्टी का नहीं होता। समय काल परिस्थिति के अनुसार जनता वोट देती है, जनता का कोई सिद्धांत नहीं होता। 2 वक्त की रोटी का जो वादा करता है और उसके वादे पर जो खरा उतरता है, जनता उसको वोट करती है। तो नाम को मेंशन कराने में हमने ये सोचते ही नहीं कि समाजवादी पार्टी का है और ये वोट। मेरा सवाल ये है ही नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपके पास भी कोई ऐसा उदाहरण है क्या? कार्यकर्ता नहीं करते। हाँ, ये बात जरूर हमने देखा है कि कभी वोटर का ओवरलैपिंग ना हो, इस बात को पूरा हमने ध्यान दिया है। ओवरलैपिंग कोई उदाहरण ऐसा है आपके वोटर का नाम कट रहा हो? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी की ये बड़ी समस्या है। मेरा सवाल आपसे क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बढ़िया, मेरा सवाल क्या है चंद्रेश जी आपसे? मेरा सवाल सीधा सा है। पूजा मिश्रा ने बताया कि समाजवादी पार्टी ने 2 भाई ऐसे थे जिनके नाम कट रहे थे, वो बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उनके नाम ना कटे इसके लिए चिंता की। क्या आपके पास कोई उदाहरण है ऐसा जहां पर किसी वोटर का नाम कट रहा हो? मैं पूजा जी को वही जवाब देने जा रहा था। पूजा जी, 2-3 बातें आपने की जो बेहद गलत थी। पहली बात कि मतदाता सूची के नाम कटने से किसी की नागरिकता नहीं जाती, पहली बात। दूसरी चीज, मतदाता लेकर के जा रहे हैं पूरी चर्चा को। नहीं चंद्रेश जी, आप चर्चा को नहीं, फिर मैं साफ कह रहा हूं, आप चर्चा को भटका रहे हैं। बात यहां नागरिकता की है नहीं, बात यहां नागरिकता की है नहीं। मैं कमाल कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा उन्होंने 2 वोटर्स को बताया कि जो सऊदी में रहते थे, उनके नाम एसआईआर में कट रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, कटने नहीं दिए समाजवादी पार्टी ने, उन 2 के नाम भी इंटैक्ट रखे। बीजेपी जहां पर भी आपका कोई कार्यकर्ता कर रहा था, कहीं तो किस्सा सुना होगा, कोई एक तो किस्सा होगा आपके पास। सर, मैं वही बात आपको कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बड़े ईमानदारी से सार्वजनिक मंच पर खड़ा होकर झूठ बोल लेते हैं, ईमानदारी से झूठ बोल लेते हैं। किसी का नाम कैसे कट सकता है? यदि वो इलिजिबल है तो नाम कौन काट रहा था? इन्होंने बीएलओ के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कराया कि बीएलओ नाम काट रहा था? इनको कैसे पता चल गया कि नाम काट रहा था? नाम कटाई नहीं, इनको पता चल गया नाम काट रहा था। और दूसरी चीज, मतदाता सूची 3 प्रकार की होती है। पहली सामान्य सूची होती है, दूसरी सूची में वे लोग होते हैं जैसे सेना में और सेंट्रल पुलिस वगैरह में कोई जॉब करते हैं, तीसरे वे लोग होते हैं जो एनआरआई टाइप के होते हैं, जो विदेशों में नौकरी करते हैं, तो उसका भी पुनरीक्षण होता है। मतदाता सूची 3 प्रकार की होती है। अब आपका पॉइंट वैलिड होता है। मैं अब आता हूं, आप रुक जाइए पूजा जी। मैं ठीक है, मैं समझ रहा हूं, ठीक है, आप ही चीज रुकवा दिया। अब मुझे सवाल आगे चर्चा बढ़ा लूं भैया। कहाँ कट रहा था, कौन काट रहा था, बीएलओ के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कराया आपने? झूठ बोल रहे हैं, पूछने तो दीजिए। मैं झूठ से तकलीफ है समाजवादी पार्टी आप रुकेंगे तो मैं चर्चा, के युवा नेता भी झूठ बोल रहे हैं, चंद्रेश जी की आवाज नीचे करें। झूठ बोल रहे हैं जिसके नाम पूजा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एसआईआर की का जो अवार्ड जा रहा तो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाता, तब तो आपको तकलीफ से आत्महत्या कर लेनी चाहिए। 2 करोड़ रोजगार, 30 रुपए में पेट्रोल, ये सब महंगाई 0 पहुंच जाएगी। रुपया जो है डॉलर के मुकाबले, डॉलर जो है रुपये के मुकाबले गिर जाएगा, फिर तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अगर इतना दुख होता है तो आपकी छाती फट के 4 हो जानी चाहिए थी अब तक तो। माननीय प्रधानमंत्री जी के जितने झूठ आए, अगर झूठ से आपको पीड़ा हो रही थी, आपने कहा कि इन्यूमरेशन फॉर्म जो है एनआईआर के लिए अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग है, लेकिन बीएलओ को आपने कहा क्या कि बीएलओ अगर वहां पहुंच रहा है घर पे और टैक्सी नहीं है, विदेश में है, तो फर्स्ट भर करके लेकर के चला जाएगा। नहीं लेकर के जा रहा था, नहीं लेकर के जाए, वहां पे इकलौती महिला रह रही है, और उसके पास में इन्यूमरेशन फॉर्म लेकर के गए, महिला भर करके नहीं दे सकती थी, और उसके बाद भी जो है
वो आप इनॉग्रेशन फॉर्म, क्योंकि आपको नोटिस ये भेजना है आपने अभी। कहा नाम इलेक्शन कट रहा था, हमने कमीशन से रुकवा हमारा दिया। प्रश्न कौन है, काट रहा बीएलओ था? जो कहाँ काम कर रहे काट थे रहा था? उनसे कैसे प्रश्न काट है रहा कि था? आपने फॉर्म आपने दिया, कैसे जान उसके लिया बाद कि नाम बेटे कहाँ से बाहर आता है? रहते, आपने आपने क्यों कहा नहीं जो FIR बाहर रहते कराया? उनके BLO नाम के खिलाफ? नहीं दर्ज किए जाएंगे, क्या बोल उसको रही आपने है? बताया क्या देखिए, जगह विदेश अभी में आप रहते हैं तो युवा हम हैं, करेंगे। लंबी राजनीति तो है, ये समाजवादी ईमानदार पार्टी के बनिए लोग ही कर रहे और थे। सच को स्वीकार करना लंबी सीखिए। राजनीति मैं ये नहीं हो, होप करता मुझे हूँ पता आपका है, कैरियर मुझे उज्जवल हो, पता है, अच्छा और हो, मैं लंबा लंबी कैरियर हो। राजनीति अच्छा करके ठीक है, आई हूँ। चंद्रेश जिस जी, छात्र आप को आपकी और पूजा सरकार जी, ने बंद नहीं, किया है, मेरा दोनों लोगों से कहना है, ईमानदारी को ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। आप ठीक है, आप लोग लड़ लिए आपस में, अब थोड़ा आप दोनों लोगों की आवाज नीचे कर दें। करनी है आप। मैं दोनों लोगों की आवाज नीचे करने को कह रहा हूं अपने सिस्टम से, क्योंकि कारण क्या है, ऐसे आप जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं ना, आप दोनों लोग तो कर ले जाएंगे, जिन लाखों दर्शकों के लिए हम चैनल चला रहे हैं वो कोई बात ही नहीं समझ पाएंगे, तो इससे कोई फायदा नहीं है, आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो यहां जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं, चर्चा में बात, अगर चर्चा आगे बढ़ानी है तो उसमें अपने अपने क्रम पे आप बोले। पूजा जी, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, मैं चाहती हूँ तो डायरेक्टली आपके सवालों का जवाब दूं, पर अगर अभी भाजपा के प्रवक्ता से मुझे बहुत आपत्ति है। भाजपा के प्रवक्ता हमें बताते हैं कि मैं ब्राह्मण से आती हूँ, मुझे पता ही नहीं है। अरे भाई पूजा जी, मैं आपको बीजेपी के प्रवक्ता ने बुलाया है कि यहाँ कि मैं युवा हूँ, मेरी उम्र लंबी है। पूजा जी, आपने एक चर्चा का आप चर्चा का डेकोरम भी समझिए। आपको चैनल ने गेस्ट के तौर पर जोड़ा है, आपको चर्चा, पूजा जी की आवाज नीचे कर दीजिए, पूजा जी की आवाज नहीं जाएगी ऑन एयर। पूजा जी, आप पहले बात सुनिए, आपको चर्चा में बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से आमंत्रित नहीं किया गया है। अगर आप चैनल के एंकर की बात नहीं सुन सकते, एडिटर की बात नहीं सुन सकते, तो आप चर्चा में क्यों हैं फिर? मेरा बड़ा सीधा से स्पष्ट आपसे कहना है, आप चर्चा को चर्चा की तरह रहने दीजिए। नहीं है मुझे, आप चाहते हैं कि अगर दूसरा व्यक्ति कह रहे हैं उन्होंने इंटरव्यू किया, आपकी जब बारी आए तब आप अपनी बात रखें। अगर हमें जवाब देना तो ना दे, चुपचाप बैठे रहे। आपको आपने कहा कि उनकी उम्र कम है, ज्यादा, इससे आपको क्या मतलब? मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपनी बारी का इंतजार करें, आपसे जब सवाल रखें तो आप अपना जवाब दे दीजिए, जो आरोप उनके ऊपर लगाने लगा दीजिए, लेकिन जिस तरीके से चीजें चल रही वैसे नहीं हो पाएगा। आप अपनी बात रखें आराम से, और चंद्रेश जी आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, बताइए आपका प्रश्न क्या था? अब यही दिक्कत है कि ये, अब आप समझिए कि मैं क्या कह रहा हूं इतनी देर से। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है पूजा जी, कि एसआईआर की जो प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में चली, समाजवादी पार्टी ने उसको लेकर के जितनी तत्परता से काम किया, जो चीजें सामने आई हैं उसमें कुछ असंतुष्टि का भाव हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग ने एक लेवल पर आपकी मदद से ही सही, लेकिन काम ईमानदारी से हुआ है, इस बात को हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? हम कह नहीं रहे, हम पूछ रहे हैं आपसे। शेखर जी एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक चोर है, वो चोरी करने के लिए आपके घर पे आ रहा है, आप बिल्कुल मुस्तैद बैठे हुए हैं, आपने जो है लाठी लग करके अपने दरवाजे ताले वाले लॉक कर रखे हुए कि मैं बचा करके रहूंगा, तो फिर आप कहने लग जाएंगे कि चोर जो है साहू हो गया है, वो सिपाही हो गया, चोरी नहीं कर रहा है। ये तो आपकी मुस्तैदी है कि आपने अपने घर में चोरी नहीं होने दी, इसमें चोर की भी ताली बजाने लग जा रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता वही तो कह रहे थे कि अब उनके लिए ताली बजाइए। ये तो समाजवादी पार्टी की मुस्तैदी है, लोगों की मुस्तैदी है कि वो अपना वोट नहीं करने दिए, उन्होंने अपना घर सुरक्षित रखा। ठीक है, बस ठीक है, आप ये ठीक है, आप चर्चा में आपने बहुत अच्छा, आपने अपनी बात को बहुत अच्छा रखा, दर्शक भी समझ पाए। मैं आखिरी हिस्से में आ रहा हूं, चंद्रेश जी, क्या आप भी मुस्तैद थे, या अब जो लकीर पीटी जा रही है, अब जो लकीर आपके नेता पीट रहे हैं, वो इसलिए हो रही है कि भाई ठीक है, जो बचा कुचा है कम से कम वो तो बचे? शेखर जी, समाजवादी पार्टी को संविधान पर, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं होगा। उन्होंने अपनी पार्टी की बात की, आप बीजेपी की बात करिए, मेरे पास समय नहीं है। हमें अपने बीएलओ पर और निर्वाचन आयोग पर पूरा भरोसा था, और हम ये जानते थे कि हमारे बीएलओ और निर्वाचन आयोग मुस्तैदी से और ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रहा है। ऐसे में हमें मुस्तैद होने की भी कोई जरूरत नहीं है, और जो भी हुआ है मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। समाजवादी पार्टी को उस पर आपत्ति हो सकती है, नहीं हो सकती है। पूजा जी ने कहा कि भैया चोरी नहीं हुआ तो हम इनको ईमानदार थोड़ी कह देंगे। अरे भैया, जब चोरी हुआ ही नहीं तो कोई क्लेम ही नहीं बनता है। फिर आप तो राजनीति कर रही हैं,
और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नारा नहीं बजता था कि चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगेगा ... ठीक है। गुंडों के नाम से ये पार्टी प्रसिद्ध है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को प्रश्रय देने वाली पार्टी है। आप मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आपने समर्थन कर दिया है, नहीं SIR की प्रक्रिया का चंद्रेश जी ने समर्थन कर दिया। पूजा जी, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे भी लेना चाहूंगी। चंद्रेश जी, आपका जवाब हमने ले लिया, आपका जवाब हमने ले लिया। अब पूजा जी का भी आखिरी कमेंट ले लेते हैं। पूजा जी, चंद्रेश जी, आपका जवाब हमने ले लिया है। जो ऐसे कार्य करता है ना, नहीं भाजपा के ऐसे कार्य करता है, भाजपा की लुटिया चंद्रेश जी का आवाज डाउन कर दीजिए। चिंता है, उनके प्रदेश अध्यक्ष को चिंता है, पर ऐसे नेताओं को चिंता नहीं है। और यही लोग भाजपा की लुटिया बिल्कुल डुबाने पे लगे हुए, जो नाम पूजा जी चर्चा की आखिरी कमेंट। नहीं पूजा जी, वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाए। पूजा जी, आपसे आखिरी कमेंट जानना चाहेंगे। SIR की प्रक्रिया आपने बताया कि बेहतरीन तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पीडीए प्रहरी मौजूद रहे। क्या SIR की प्रक्रिया सही ढंग से हुई है आपके मुताबिक? एक आखिरी कमेंट आपसे। देखिए प्रगति जी, SIR की प्रक्रिया में जो है आपको पता है कि अगर चंद्रेश जी, आपसे जवाब ले लिया हमने, ठीक है। पूजा जी, BLOs को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। जहां पे लोगों का खून बहा हो वहां पे आप कह ही नहीं सकते कि प्रक्रिया सही तरीके से हुई है। इस चीज को हम मानेंगे भी नहीं। अगर सारे जिंदा रहते तब हम मानते कि हाँ ठीक है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आपने पक्ष रख दिया। आप सभी गेस्ट का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में। तो एक तरीके से देखें तो SIR की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया रही जिस पर तमाम तरह की बयानबाजियां हुई, तमाम तरह की हमने चीजें भी देखी। अब हमने चर्चा में भी पार्टियों का रुख देख लिया। समाजवादी पार्टी का साफ कहना है कि SIR की प्रक्रिया पर अभी भी संकोच है, विश्वास होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में इस वक्त ड्राफ्ट सूची जो ये निकलकर सामने आई है उस पर तमाम तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयानबाजियां देखी जा रही हैं। पीडीए प्रहरी को एक तरफ मुस्तैद होने की बात कही जा रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पंकज चौधरी भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि अपने कार्यकर्ता जो है वो मुस्तैद रहे। अब ऐसे में इतना साफ होता नजर आ रहा है कि जो फाइनल मतदाता सूची आएगी उसे लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते नजर आएंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी भी चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि 1 महीने का समय है। 6 जनवरी को ड्राफ्ट सूची सामने आई थी, 6 फरवरी तक का आप सभी के पास समय है और इसी समय में आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।